हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। और सभी को मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल बहुत ही नज़दीक हैं बच्चों। और बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आपके प्रैक्टिकल्स बढ़िया रहें, अच्छे रहें और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और साथ साथ मेरा प्रयास ये भी है कि किस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। चाहे वो प्रैक्टिकल संबंधी हमारी वीडियोज़ हों, चाहे वो हमारी थ्योरी संबंधी वीडियोज़ हों, उसके माध्यम से मैं आपको जो है लगातार कुछ क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। तो आज भी एक बेहतरीन क्लास मैं आपको प्रैक्टिकल संबंधी यहाँ पे दूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल सब होने वाले हैं। उसमें एग्जामिनर्स भी आएंगे और आपके इंटरनल एग्जाम भी होंगे। तो उसमें आप में वाइवा पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे जानने का प्रयास किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल्स में कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। प्रैक्टिकल करना और प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन दोनों बातों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लेंगे गुणात्मक विश्लेषण। एक पोर्शन है हमारे प्रैक्टिकल में, गुणात्मक विश्लेषण। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो 3 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। इसमें से जो पहला भाग हमारा है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, जिसको हम टाइट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो होता है गुणात्मक विश्लेषण, है ना, एनालिटिक जो आपका विश्लेषण होता है। और इसमें जो गुणात्मक विश्लेषण होता है, इसमें आपको करना क्या है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप सुनिए, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है और करना कैसे है। उसके लिए आप मेरी प्रैक्टिकल संबंधी वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या होता है बच्चों, जो गुणात्मक विश्लेषण होता है इसमें हमें एक मिक्सचर दे दिया जाता है, अननोन मिक्सचर। एक ऐसा मिश्रण दिया जाता है जिस मिश्रण के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। एक पुड़िया में बांध करके, एक कागज में रख करके वो आपको लैब के अंदर दे दिया जाता है। और आपको क्या करना होता है कि उस के अंदर जो मिश्रण आपको दिया है उसमें किस प्रकार का वो मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है, उसको आपको कुछ परीक्षण करके पहचानना होता है। और परीक्षण करने के उपरांत आपको पहचानना होगा कि भाई इसके अंदर ये मिश्रण है और इस मिश्रण में क्या क्या कौन कौन से धनायन और ऋणायन या ऋणायन धनायन हो सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा उस पूरी प्रक्रिया में हम किस प्रकार से इसको करते हैं और क्या बोलते हैं, उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर निकालना होता है, हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लास्ट तक आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि थोड़े अंक नहीं है। केमिस्ट्री में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 30 नंबर में से अगर बात करें उत्तराखंड बोर्ड की तो 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जो आपके स्कूल लेवल पे आपके सब्जेक्ट के टीचर लेंगे। और जो 15 नंबर आपके बचते हैं उसके लिए एग्जामिनर साहब आते हैं और वो आपसे ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सब करते हैं। तो बच्चों, जो मिश्रण हमें दिया जाता है उस मिश्रण में हमें पहचान करनी होती है मूलकों की। किसकी पहचान करनी होती है? मूलकों की। ये शब्द देखो लिखा है मूलक। तो मूलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल्स। ये भी हमें पता होना चाहिए, रेडिकल, मूलक। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है बच्चों कि मूलक किसे कहते हैं, है ना। हमें बिल्कुल एग्जामिनर साहब पूछ सकते हैं आपसे, या कोई भी वाइवा लेने वाले टीचर पूछ सकते हैं, भाई बताओ सबसे पहले मूलक क्या होते हैं। तो मूलक क्या होते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। मूलक क्या होते हैं? कोई परमाणु, ठीक है, परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर कोई आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है, आवेश उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कोई आवेश, चार्ज उपस्थित होता है, उन्हें या उसे मूलक कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, मूलक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं मूलक? परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिन पर कोई
आवेश पाया जाए वो हमारे कहलाते हैं मूलक। अब आवेश के बारे में क्योंकि आप 12th लेवल में या 11th लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आवेश के बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए और आपको होती भी है जानकारी। तो आवेश बच्चों, आवेश की अगर बात करें तो देखिए आवेश हम दो प्रकार के पढ़ते हैं भाई। एक तो समूह वो जिस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश हो, दूसरा वो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु B है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो A है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज लगा है, और प्लस चार्ज अगर लगा है तो ये बच्चों है हमारा क्या लगा, इस पे धनावेश लगा है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब हिंदी में धनावेश। अब धनावेश लगा है तो इसको बोलते हैं धनायन, और ऋणावेश लगा हो तो बोला जाएगा ऋणायन। ठीक है, तो आवेश दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिन परमाणु या परमाणुओं के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज लगता है वो धनायन कहलाते हैं, कैटायन बोलते हैं इंग्लिश में, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है वो ऋणायन कहलाते हैं। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। अब जैसे ये A है, A के ऊपर क्या लगा पॉजिटिव चार्ज, B के ऊपर क्या लगा नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या बताया गया, परमाणु व परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिन पर कोई आवेश होता है वही मूलक होते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा A प्लस और B माइनस, A के ऊपर पॉजिटिव B नेगेटिव, ये दोनों ही हमारे कौन हैं, यही हमारे मूलक हैं। इन्हीं को रेडिकल बोल देंगे क्योंकि जिन पर कोई आवेश हो वही रेडिकल होता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जो प्रैक्टिकल में कि भाई मूलक होते क्या हैं, तो परमाणुओं की सिंपल सी बात है, जिन पर कोई आवेश हो वो हमारे मूलक कहलाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो, दोनों ही मूलक होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मूलक क्या होते हैं, जिन पर कोई आवेश हो वही मूलक है, यानी कि धनायनों और ऋणायनों को ही हम मूलक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इन मूलकों की परिभाषा साथ साथ नोट कर रहे होंगे आप, कॉपी पेन लेकर बैठिए भैया, इंटरमीडिएट की बोर्ड के प्रैक्टिकल का सवाल है। एक नंबर कीमती है, 5 नंबर का 1% बनता है। अगर आपने अच्छी तैयारी करके 5 नंबर अपने बढ़ाए तो 1% बढ़ गया। एक नंबर कीमती है, चाहे वो आपके इंटरनल के हों चाहे वो आपके एक्सटर्नल एग्जाम के हों, चाहे आपके थ्योरी के एग्जाम के हों। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, अगर क्लास में हो तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये मूलक होते हैं, सिंपल वे में बिल्कुल मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो मूलक होते हैं ये कितने होते हैं, तो जो हमारे मूलक हैं रेडिकल हैं, इनको बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, 2 भागों में। 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा भाई। एक तो वो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक वो जिन पर नेगेटिव होगा, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो भी आप कहें। तो इसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटेंगे। मूलक 2 होंगे। पहले होते हैं अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसिड रेडिकल। ठीक है, एसिड रेडिकल्स, एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक। दूसरे जो मूलक होते हैं बच्चों वो होते हैं क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक, क्षार बेस यानी कि बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो जो आपके मूलक होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे। पहला हमारा होता है एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक, और दूसरा हमारा होता है क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल। तो अब देखिए जो हमारे अम्लीय मूलक होंगे, याद रखिए बिल्कुल बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अम्लीय मूलक होंगे, अम्लीय मूलक कौन होंगे बच्चों, वे परमाणुओं के समूह जिन पर क्या हो, ऋणावेश उपस्थित होता है। याद रखना, जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, ठीक है, और जिन पर धनावेश उपस्थित होता है वो होते हैं क्षारीय। फिर से दोहरा रहा हूं, जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है वो
अम्लीय मूलक होंगे और जिन पर धनावेश उपस्थित होता है वो क्षारीय मूलक होते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं भाई किसकी, कार्बोनेट की, CO3 2- कार्बोनेट हो गया तो माइनस आ गया चार्ज। जब माइनस चार्ज आ गया, चाहे वो एक बार माइनस हो, 2 बार माइनस हो या 3 बार माइनस हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होना चाहिए। माइनस मतलब ऋण आवेश होना चाहिए, तो अम्लीय मूलक होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं किसकी, देखिए CH3COO के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, एसीटेट आयन, कार्बोनेट है, ये एसीटेट है, नाम लिखवा देंगे आपको बाद में भी। ये हमारा हो गया। या हमने बच्चों लिया NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, ठीक है। या हम ले लेते हैं कौन, NO3 नाइट्रेट, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, अधिकतर आपके सिलेबस के ही लिख रहा हूं, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। सल्फाइड S के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा सल्फाइड हो गया, नाइट्रेट ये हो गए, नाइट्राइट, कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड, ठीक। ये सब और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों, Cl-, Br-, I-, ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब नेगेटिव चार्ज है। या हमारे पास हो सकता है सल्फेट, SO4 2-, ये सल्फेट होता है। या हमारे पास हो सकता है फॉस्फेट, PO4 ट्रिपल-, फॉस्फेट। तो देखिए ध्यान से देखिए, इन सब के ऊपर कौन से चार्ज दिखते हैं आपको, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह आपको ऐसा दिखता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो, ऋण आवेश लगा हो, तो वो ही हमारे होते हैं अम्लीय मूलक, एसिड रेडिकल, जिन पर ऋणावेश लगा होता है। याद रखेंगे। तो ये सब हमारे अम्लीय मूलक जो मैंने लिखे अम्लीय मूलक हैं। अब बात करेंगे क्षारीय मूलकों की। तो क्षारीय मूलक कौन होंगे, जिन पर धनावेश लगा होगा। धनावेश वाले सबसे ज्यादा जो आपका इसमें यूज होता है अमोनियम NH4+, ठीक है। या हमारा लेड Pb2+, Mg2+, मैग्नीशियम आयन Zn2+, ठीक है बच्चों, Al++, ठीक है, एक्सेट्रा, आदि आदि। तो इन सब पे हम क्या देखते हैं, इन सब को ध्यान से देखिए, वहां पर उन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो होगा बेसिक रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलक। तो क्या आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई कि भाई मूलक जिन पर कोई आवेश हो मूलक होते हैं, वेरी सिंपल। और इसमें 2 भाग डिवाइड कर दिए गए, एक अम्लीय एक क्षारीय। नेगेटिव चार्ज वाले अम्लीय, पॉजिटिव चार्ज वाले क्षारीय, वेरी सिंपल। तो ये बात आप नोट कर लें, बिल्कुल ढंग से नोट करें। जिन्हें नोट नहीं करना, जो कॉपी लेकर के नहीं बैठते, वो क्लास देखें ना देखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप कहना अगर मानेंगे तो ही बिल्कुल फायदा होगा आपको, नहीं मानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों। मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। नोट करिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक हैं प्रैक्टिकल के। तो देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं मूलकों को। अब आगे बढ़िए। अब चूंकि मूलक हमारे पास कितने हुए बच्चों, मूलक हुए 2। पहला हुआ अम्लीय मूलक और दूसरा कौन सा हुआ, क्षारीय मूलक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय मूलकों की। किसकी बात करेंगे, अम्लीय मूलकों की, एसिड रेडिकल्स की बात आपके सामने करूंगा मैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी छात्र छात्राएं, है ना, सभी छात्र छात्राएं, हमारे प्यारे हमारे दुलारे छात्राएं। टेंशन नहीं लेनी भाई, बोर्ड के एग्जाम में टेंशन हो जाती है। प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में अपना काम करें, बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और मेहनत करें। तो चलिए अम्लीय मूलक
जिसको मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको बोलते हैं एसिड रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, एसिड रेडिकल। अब जो हमारे अम्लीय मूलक होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्जेबल जो पार्टिकल होंगे, उनको बच्चों मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं मुख्य रूप से। तो मैं आपको बताऊंगा 3 वर्ग कौन कौन से होंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरी ओर कि भाई 3 वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां इनको मैं आपको थ्योरी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल के कार्य को, और आपको इसको ढंग से प्रैक्टिकल करने सीखने हैं तो उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देख लिया करो भाई, और अपने साथियों को भी दिखाया करो, बताया करो, है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दूसरे साथियों तक भी भेज दो, किसी का भला हो जाए तो आप लोगों का उसमें क्या जाता है। चलिए, तो बच्चों ये हम बात करेंगे एसिड रेडिकल्स, अम्लीय मूलक। इनको हम बेटा बांटेंगे 3 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में बांटेंगे बेटा? 3 भागों में। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहले अम्लीय मूलक होंगे इनको हम बोल सकते हैं, या तो इसको आप बोल सकते हो दुर्बल समूह, दुर्बल समूह, ये बोल सकते हैं आप इसको दुर्बल समूह, या बच्चों आप इसको बोल सकते हो प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, है ना, के प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक। दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक, ये पहले हो गए। दूसरे हमारे होंगे, दुर्बल के बाद क्या आता है? प्रबल, प्रबल समूह, प्रबल समूह, या कौन सा वर्ग हो जाएगा? द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रबल समूह, द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक। तीसरे होते हैं बच्चों, एक प्रबल हो गए, एक दुर्बल हो गए, दुर्बल प्रबल हो गए, एक हो गए सामान्य, ना वो प्रबल है ना वो दुर्बल है। सामान्य समूह, सामान्य समूह कह लो, या तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक। ठीक है, तो जो एसिड रेडिकल होते हैं, जो हमारे एसिड रेडिकल्स होते हैं बच्चों, उनको हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ग दुर्बल समूह कहलाएगा, या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक कह लो, एक ही बात है। दूसरा प्रबल समूह कहलाएगा, या द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक कह लो। और तीसरा सामान्य समूह कहलाएगा, या तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक कह लो। आगे बात समझ में आ गई ना? शाबाश, ऐसे ही समझ में आ जाएगी कि ठंडे दिमाग से सीखोगे बच्चों। 3 वर्ग होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात, दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक, ये क्या होते हैं? ठीक है, अब ये क्या होते हैं और इनको हमें कैसे पहचानना है, इसके लिए मैं आपको ये दोनों आपके यहाँ 11th और 12th में इन दोनों का अच्छा खासा है। वहाँ भी 2 हैं, सल्फेट और फॉस्फेट, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खासतौर से जो प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक होते हैं। देखिए, हमें क्या करना है बच्चों, प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक के लिए, प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक के लिए जो हमें एसिड डालना होता है मिश्रण में, अगर हमें प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक की पहचान करनी है, सीधे से समझो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देखिए इसी सीक्वेंस में पहचान करनी। मिश्रण हमें दे दिया, उस मिश्रण को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डाल लो। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद सबसे पहले परीक्षण करने जाओ, किसके लिए? दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक के लिए। अगर यहां से टेस्ट प्राप्त नहीं होता, परीक्षण कुछ नहीं आया, तो फिर हम जाएं प्रबल समूह या द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए।
यहां भी कुछ नहीं आया, इन दोनों में कुछ नहीं आया, मिश्रण में हमने देख लिया डाल डोल के जो भी है, आया ही कुछ नहीं। फिर हम तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलकों के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या सीक्वेंस बताई, सबसे पहले हमें जो परीक्षण करना चाहिए वो दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए करना चाहिए। तो अगर हमें दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए परीक्षण करना है तो हमें क्या करना है, हमें दिए गए मिश्रण को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। मिश्रण की मात्रा टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, प्रणाली में ले लेंगे। बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये प्रैक्टिकल, ये तो मैं समझा रहा हूं यहां थ्योरी के माध्यम से, अगर करके देखने हैं तो इसी चैनल में सर्च करके देख लो भाई, है ना। एक्सपेरिमेंट संबंधी मैंने बनाई हुई उसमें बहुत सारी वीडियोस, उसको देखिए आप कैसे प्रयोगशाला से दी गई हैं। तो उस मिश्रण में, जो मिश्रण हमें दिया गया है, उस मिश्रण में अब चूंकि हम अम्लीय मूलकों के लिए पहचान कर रहे हैं बच्चों, तो अम्लीय मूलकों का मतलब कोई एसिड हमें, अम्ल हमें डालना है। तो अम्ल हमें डालना है मिश्रण में, क्या, तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कब डालना बेटा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप किसके लिए कर रहे हो, दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो सपोर्टेड एसिड है वो हमें रखना है डाइल्यूट H2SO4। तो उस मिश्रण को ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में और वहां डाइल्यूट H2SO4 को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप आगे की क्रिया देखेंगे टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद कि भाई हमने उस मिश्रण में डाइल्यूट H2SO4 ट्रांसफर किया और उसके बाद उसमें क्या दिखाई देता है, क्या क्या दिख सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल ये देखना है कि कहां किसको ट्रांसफर करना है। तो दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए मिश्रण में डालना है तनु H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4। अगर आपको चलना है प्रबल समूह के लिए, सपोज दैट यहां से कुछ नहीं आया तो फिर प्रबल समूह में जाएंगे। तो प्रबल समूह के लिए बच्चों नोट कर लेंगे, मिश्रण में अब आपको डालना है तनु के स्थान पर सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4। ठीक है, कुछ नहीं आता उसको डालने, हल्का फुल्का गर्म करके देख लो, यहां भी गर्म करके देख सकते हैं आप। आपने डाला उसके बाद इसमें कुछ आया नहीं, हल्का गर्म करके देख लो, फिर भी कुछ नहीं आया तो इसका मतलब प्रथम वर्ग या दुर्बल समूह नहीं है। फिर दूसरे के लिए जाएं, मिश्रण दोबारा लें, मिश्रण लें, अब की बार उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल लें, नहीं आया तो हल्का गर्म करके देख लें, फिर भी नहीं आया तो भैया फिर ये आपका ये समूह वहां नहीं है। तो अब देखिए इन दोनों को आप ध्यान रखें कि भाई अगर दुर्बल समूह हमें पहचानना है, प्रथम वर्ग पहचानना है, तो मिश्रण में हमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है, और द्वितीय समूह यानी कि प्रबल समूह के लिए जाना है तो मिश्रण में हमें सांद्र H2SO4 डालना है। उस पर बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इन दोनों पे बात करेंगे। तो दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मिश्रण में तनु H2SO4 हमने ट्रांसफर कर दिया, क्या ट्रांसफर किया, मिश्रण में तनु H2SO4 हमने ट्रांसफर कर दिया, और इसको ट्रांसफर करने के उपरांत, इसको यहां डालने के बाद मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में डालने के बाद, नोट कर रहे हो ना, नोट कर लो भाई, नोट करना बहुत जरूरी है। कितनी बार आपको बताया जाए कि भैया नोट करना बहुत ही जरूरी है। ये ट्रांसफर करने के बाद यदि तीव्र बुदबुदाहट के साथ, ठीक है, CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बुलबुले आए तेजी के साथ, यदि तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस, है ना, निकलती है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्रथम वर्ग या दुर्बल समूह की। इसको मैं हटा दूं क्या,
यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। फिलहाल इसको हटा देता हूँ बच्चों, ये लो, इसको बाद में बता देंगे। तो क्या बताई, पहली बात क्या बताई, यदि मिश्रण में तनु H2SO4 डाल दिया और डालने के बाद आप क्या देखते हैं टेस्ट ट्यूब में, यदि तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, बुलबुलों के रूप में एकदम बाहर की तरफ बुलबुले आने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां कार्बोनेट हो सकता है। किसकी संभावना बनेगी, कार्बोनेट की संभावना बनेगी। देखो कब बनेगी कार्बोनेट की संभावना, ये CO3 क्या होता है, मैंने कार्बोनेट लिख दूं क्या इसको, कार्बोनेट लिख भी देता हूं भाई लिख भी देता हूं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं भाई सर तो शॉर्टकट में चल रहे हैं। शॉर्टकट में नहीं भाई, आपके लिए लॉन्ग कट में चलेंगे। कार्बोनेट संभव, ठीक है। कब होगा संभव, अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, तो आप दिमाग में तुरंत आपको लाना है कि वहां कार्बोनेट हो सकता है। चलो भाई, दूसरी बात, अगर ये पहले वाला काम तो हुआ नहीं, तीव्र बुदबुदाहट के साथ कोई चीज आई नहीं, ठीक है, तीव्र बुदबुदाहट के साथ तो कोई चीज आई नहीं, लेकिन कोई दूसरी चीज हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, सिरके के जैसी, ठीक है, तीव्र गंध आती है। मतलब क्या हुआ, बुलबुले नहीं आए, उसकी जगह क्या आया, जैसे हमने इन दोनों को मिलाया सिरके के जैसी गंध आनी शुरू होगी, है ना। हमारे नाक को लगा भाई बड़ी तीक्ष्ण गंध है, और कैसी गंध है वो, सिरके के जैसे, सिरके नाक में एकदम चढ़ी जाती है, एकदम ऐसा करेंगे हम। तो अगर ऐसी गंध आती है, सिरके के जैसी तीव्र गंध आती है, तो फिर वहां हो सकता है संभव कौन, एसीटेट, CH3COO-, इसको पढ़ा जाता है बच्चों एसीटेट। तो इसकी वहां संभावना बनेगी। नोट करो भाई, नोट करो। दूसरे नंबर पे क्या लिखवाया, अगर सिरके के जैसी गंध आती है तो फिर वहां किसकी संभावना बनेगी, एसीटेट की संभावना बन जाती है बच्चों, एसीटेट की, ठीक है। तीसरे नंबर पर, अगर इन दोनों में से कोई नहीं, तीसरी बात क्या आई, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस का सूत्र बताइए, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पूछा जाता है। तो यदि सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S, है ना, निकलती है, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई निकली है, क्योंकि आपके पास गंध ही बहुत खतरनाक होगी। गंध ऐसी आएगी, बहुत बेकार किस्म की गंध, जो अच्छी नहीं लगती हमें लेने में, एकदम, है ना, सड़े हुए अंडे जैसी बिल्कुल दुर्गंध टाइप वो आती है। अगर ये वाली गंध आई तो भाई फिर वहां हो सकता है सल्फाइड S2-। इसको क्या आप लिखते हैं बच्चों, सल्फाइड की संभावना बन जाएगी, यानी कि वहां सल्फाइड संभव हो सकता है। क्या होता है, अगर सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस निकली तो फिर वहां सल्फाइड की संभावना हो सकती है, ठीक है। ये पहली बात क्या बताई, यदि CO2 गैस निकली कार्बोनेट है, और तीव्र बुदबुदाहट के साथ भाई क्या आया, CO2 आया तो कार्बोनेट है। अगर एसीटेट हुआ तो सिरके जैसी गंध होगी। और भाई यदि नंबर 4, यदि
हल्के भूरे रंग की गैस, भूरे रंग की गैस, ठीक है, तेजी से निकलती है। ब्राउन कलर की गैस तेजी से निकलती है। हल्के भूरे रंग की गैस तेजी से निकलती है। अगर भूरे रंग की गैस आई और तेजी के साथ वो निकली तो बच्चों होगा नाइट्राइट। NO2 के ऊपर एक माइनस को पढ़ते हैं नाइट्राइट, यहां लिख दे रहा हूं नाइट्राइट की क्या बनेगी, संभावना, यानी कि संभव हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, नाइट्राइट संभव हो सकता है। नोट करो जल्दी से, नाइट्राइट संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 परीक्षण अगर आप याद रखते हैं तो आपका मोस्टली आपका जो दुर्बल समूह है या प्रथम वर्ग है वो आपका कवर हो जाता है बच्चों। तो फिर से देखिए, अगर आपने मिश्रण के अंदर तनु एस्टोसोफोर को मिलाया, तनु एस्टोसोफोर को मिलाने के बाद आपको देखना है टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या दिखता है। इन चारों में से देखना है क्या दिखा। यदि तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकली, बुलबुले बाहर आए तेजी से, तो कार्बोनेट संभव है। यदि सिरके के जैसी आपको गंध आती है तो वहां एसीटेट संभव है। और यदि सड़े हुए अंडे के जैसी दुर्गंध वहां पे आपको प्राप्त हुई तो सल्फाइड वहां पर संभव है। और यदि हल्के भूरे रंग की गैस वहां क्या निकली, तेजी के साथ निकली, जैसे आपने मिलाया मिश्रण में डाइल्यूट एस्टोसोफर, तेजी के साथ भूरे रंग की गैस निकलनी शुरू हो गई, तो भाई फिर वहां नाइट्राइट संभव है। तो इस प्रकार से आप मिश्रण में डाइल्यूट एस्टोसोफर को ट्रांसफर करने के बाद इन चारों में से सोचेंगे कि क्या इसमें से क्या दिखाई दिया। अगर क्रिया हुई तो इन चारों पांचों में से कुछ ना कुछ होगा। और अगर आपने देखा भाई मिश्रण में तनु एस्टोसोफर डाल लिया, उसके बावजूद भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, गर्म करके भी देख लिया हल्का फुल्का, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग का अम्लीय मूलक नहीं होगा। तो अगर होगा तो क्रिया होगी और इनमें से जो क्रिया होगी उसके आधार पर आप संभावना लगाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा वर्ग, बताइए जल्दी से, दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक। ठीक, इसके लिए सपोर्टिंग जो आपका एसिड है वो कौन बताया मैंने, डाइल्यूट एस्टोसोफोर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तनु एस्टोसोफोर, डाइल्यूट एस्टोसोफोर, ये डाल करके वहां आपको क्रियाओं को देखना है, डाइल्यूट एस्टोसोफोर। नोट कर लिया होगा। नोट जो बच्चे कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल नंबर आएंगे बढ़िया, जो नहीं कर रहे तो भैया उनका तो वैसा ही है ना, आया राम गया राम। देख लेते हैं सर की वीडियो, थोड़ा सा आगे को बढ़ा बढ़ोगे ना, तो फिर कहते हैं जी समझ में कुछ आया ही नहीं। जब पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो समय तो देना पड़ेगा अगर प्रैक्टिकल सीखने भाई। ठीक है, नहीं तो आगे फिर इंटर के बाद कहीं ग्रेजुएशन में जब जाओगे किसी डिग्री कॉलेज में तो वहाँ फिर आपको पकड़ा जाएगा इन प्रैक्टिकल्स को लेकर के, पूछा जाएगा इंटर में क्या सीख के आए। तो इसलिए यही सीख लो भाई, अच्छी बात है 11th और 12th में। इसे मिटा दूँ क्या, बिल्कुल। तो दुर्बल समूह के बारे में हमने ये बातें बताई, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, याद रखना, बिल्कुल पूरे चांस हैं। तो ये कौन सा समूह हो गया हमारा, दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक, और उनकी पहचान कैसे करते हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ समझाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद भाई बच्चा पार्टी हम लोग देखेंगे प्रबल समूह या कौन से, द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो अब हम लेंगे भाई नंबर 2 पे प्रबल समूह या आपको क्या बताया था बच्चों, द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक। ठीक है, अम्लीय मूलक। ठीक है भाई, तो प्रबल समूह, अब आपको इतनी बात तो पता चल गई होगी।
कि भाई अगर दुर्बल समूह वहां ना हो तो ही हम प्रबल समूह की ओर अपने प्रैक्टिकल को मोड़ेंगे। अगर उनमें से कोई क्रिया हो जाती है तो दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक होंगे, संभावना लगा लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम संभावना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर वहां दुर्बल वर्ग नहीं है, प्रथम वर्ग नहीं है, तो फिर द्वितीय वर्ग के लिए जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है कि भाई जो मिश्रण हमें दिया गया है, दोबारा से मिश्रण लेंगे टेस्ट ट्यूब में। प्रथम वर्ग नहीं आया तो हटा दो, अब दोबारा फिर मिश्रण डालो दोबारा से, और मिश्रण डालने के बाद इसमें अब हमें डालना है तनु H2SO4 की अपेक्षा की जगह क्या डालेंगे? सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, इंग्लिश में कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड H2SO4, ये इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये इसके लिए सपोर्टेड जो एसिड है वो ये होता है। तो मिश्रण में अगर हम सांद्र H2SO4 मिला रहे हैं और मिलाने के बाद फिर हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हम प्रबल समूह या द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलकों के लिए वहां पर परीक्षण कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा। तो अब मैं आपको कुछ बताऊंगा बातें, नोट करें। यदि मिश्रण में सांद्र H2SO4 डालने के बाद आपने क्या देखा? दम घोटने वाली गैस। कौन से घोटने वाली? दम घोटने वाली गैस है ना, या इसको क्या लिख सकते हो? तीक्ष्ण, दम घोटने वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त, ये भी कह सकते हो, तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस निकलती है। तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस और दम घोटने वाली जो गैस है वो निकलती है, तो वहां पर क्लोराइड हो सकता है। जो दम घोटने वाली गैस होती है ना, ये तीक्ष्ण गंध, ये क्लोरीन गैस है, तो कौन हो सकता है? क्लोराइड। Cl- इसको लिखा जाता है क्लोराइड, और इसकी बनेगी वहां संभावना, संभव। ठीक है, संभावना। तो अगर मिश्रण में सांद्र H2SO4 डाल दिया आपने और दम घोटने वाली या तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, तो क्लोराइड संभव है। यानी कि ये गैस होती है दम घोटने वाली, कौन सी? क्लोरीन गैस। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर ऐसा तो हुआ नहीं, दम घोटने वाली और तीक्ष्ण गंध वाली गैस आई, इसके अलावा क्या हुआ? तीक्ष्ण गंध युक्त पीली भूरी, तीक्ष्ण गंध युक्त है ना, पीली भूरी रंग की गैस निकलती है। ठीक है, पीली भूरे रंग की गैस निकलती है ना, और इसका विलयन जो है नारंगी लाल भी हो सकता है, तो ये होगी ब्रोमाइड। ये निशानी किसकी है? ब्रोमाइड। Br-, इसको पढ़ते हैं भाई ब्रोमाइड, और इसकी बनेगी संभावना, संभव। अगर ये काम आपको दिखता है तो वो होगा ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे ये काम कब देख रहे हैं हम? जब इनको मिश्रण में कंसंट्रेट H2SO4 डाला बच्चों। कौन सा? कंसंट्रेट है ना, CONCE ऐसे लिखा जाता है, ये शॉर्ट में H2SO4। देखा भी होगा आपने लैब के अंदर, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4। और यदि ये तो आया नहीं कुछ, दोनों में से बैंगनी रंग की गैस निकल गई, पर्पल कलर की गैस, बैंगनी रंग की है ना, बैंगनी रंग की गैस, कौन से कलर की? पर्पल कलर, बैंगनी रंग की जो गैस है ना, गैस या वाष्प कह लो, गैस या क्या कह सकते हो? वाष्प मुक्त होती है
अगर ऐसा होता है भाई तो वो फिर होगा आयोडाइड, I माइनस, आयोडाइड। ठीक है बच्चों, संभव। ठीक है, संभावना लगाएंगे। अगर बैंगनी रंग की गैस या बैंगनी रंग की वाष्प वहां आ जाती है तो फिर वो होगा क्या, आयोडीन या आयोडाइड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, तेजी के साथ भूरे रंग की गैस, ब्राउन कलर की गैस, भूरे रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस निकलती है। देखो भूरे रंग की गैस पहले भी आई, लेकिन वो कब आती है, जब आपने डाइल्यूट डाला। अगर डाइल्यूट डालने के बाद भूरे रंग की गैस आई, हल्के भूरे रंग की, तो फिर वो नाइट्राइट है। और अगर डाइल्यूट डालने के बाद कोई गैस आई नहीं, लेकिन कंसंट्रेट डालने के बाद वो गैस आई भूरे रंग की, तब वो नाइट्राइट नहीं है, तब वो है नाइट्रेट, NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट। इसका मतलब जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है वो हमारा द्वितीय वर्ग का अम्लीय मूलक है, और नाइट्राइट प्रथम वर्ग का अम्लीय मूलक है। जो पहले लिखवाई तो सब प्रथम वर्ग के हैं, प्रथम वर्ग, और ये सारे द्वितीय वर्ग। देखो एग्जाम्पल सब निकल के आ रहे हैं आपके, तो ये सब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये सब हमारे द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक हैं। संभव, संभावना आ जाएगी कि भाई वहां क्या हो सकता है बच्चों, नाइट्रेट हो सकता है। तो ये चार इसमें से ये हैं मुख्यतः, है ना। तो अगर आपने पहले प्रथम वर्ग के लिए किया, नहीं कुछ हुआ, फिर आप मिश्रण में सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं, सांद्र H2SO4 डालने के बाद इनमें से कोई घटना घटित होती है, बिल्कुल साफ है, दम घोटने वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस निकलती है, क्लोरीन गैस है, क्लोराइड संभव। तीक्ष्ण गंधयुक्त पीली रंग की या हल्का फन भूरा कह लो, वाई ब्रोमाइड है। बैंगनी रंग की वाष्प या गैस निकलती है, आयोडाइड है। और तेजी के साथ भूरे रंग की गैस निकलती है, बिल्कुल, है ना, भूरे रंग की गैस बहुत तेजी के साथ आएगी। और याद रखिए वहाँ हल्का फुल्का पीला या भूरा भी कह सकते हैं उसे, लेकिन यहाँ प्योरली आपको ब्राउन कलर दिखेगा कि गैस निकलती है, तो फिर वो नाइट्राइट होगा। तो इसका मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये सब कौन से वर्ग के अम्लीय मूलक हुए, द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक, है ना, या प्रबल समूह के अम्लीय मूलक होते हैं। इस प्रकार से हम इनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो, नोट करिए भाई मेरे, नोट करिए। फिर कह रहा हूं जो बच्चे नोट करते हैं वो बच्चे ही भाई हमारे प्यारे हैं, दुलारे हैं, है ना। प्यारा और दुलारा कौन होता है, जो काम करता है, ठीक है ना। पता नहीं आप कितने टीचर्स की वीडियो को देखते होंगे, क्या देखते होंगे, नहीं देखते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो टीचर बात कह रहे हैं, वो कोई भी टीचर हो, मैं भी उन्हीं में से हूँ, वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, ठीक है। सब टीचर्स आपको लगे हुए हैं आपको काम पे लगाने के लिए, भाई चाहे वो आपके स्कूल के हमारे सम्मानित टीचर्स हों, चाहे आपके यूट्यूब के टीचर्स हों, तो उनकी बातों को आप माना भी करो, फॉलो किया करो। बेटा बड़ों की बात मानोगे तो सुखी रहोगे, तो इसलिए कहा नोट कर लो, और नोट करके ये सब बातें एक बार माइंड में घुमा घुमा के तब प्रैक्टिकल देने जाना, और तब बताना मुझे रेडिकल में से आपका वाइवा कैसा हुआ, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों हमारे कौन से, नंबर 2, प्रबल समूह या द्वितीय वर्ग के अम्लीय मूलक, ठीक है। और बताना मुझे कमेंट करके बाद में कि कैसा हुआ वाइवा, और ये भी बताना है कि भाई जब रिजल्ट आएगा तो कितने नंबर आए आपके। नंबर तो बढ़िया ही आने हैं जब वाइवा अच्छा होगा तो। किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हमारे पढ़ाई में दम है। चलिए तीसरा समूह है बच्चों सामान्य समूह
जनरल ग्रुप, सामान्य समूह, या इसी को क्या बताया था मैंने, बताओ जरा, तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। ठीक है भाई, सामान्य समूह या तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक। इसमें आपको मैं बता दूं, इसके अंतर्गत आपको, वैसे तो इसमें 3 होते हैं, इस समूह में 3 प्रकार के एसिड रेडिकल हो सकते हैं। सल्फेट है, फॉस्फेट है, बोरेट है। सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट। तो बोरेट यहाँ 11th और 12th लेवल पे नहीं दिया जाता बच्चों, इसमें 2 ही रह जाते हैं, एक तो सल्फेट और एक फॉस्फेट। तो सबसे पहले देखें सल्फेट, सल्फेट। तो सल्फेट का जो इसका जो फार्मूला क्या होता है, SO4 और उसके ऊपर 2 बार माइनस, ये ऐसा सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट है। तो सल्फेट के परीक्षण की तरफ हम कब बढ़ें, कब बढ़ें? आपने देखा कि भाई प्रथम वर्ग के लिए हमने मिश्रण लिया, तनु H2SO4 डाला, नहीं कुछ क्रिया हुई, छोड़ दो। इसके बाद आप क्या, दोबारा मिश्रण लो, टेस्ट ट्यूब में दोबारा मिश्रण लेकर के उसमें फिर डाइल्यूट के स्थान पर कंसंट्रेट H2SO4 डालो, देखो क्या हो रहा है। नहीं होता तो हल्का गर्म करके देख लो क्या हो रहा है। नहीं कुछ आया, गर्म भी कर लिया, सब चीज कर ली, कुछ नहीं आया, तो उसके बाद हमारे माइंड एकदम घूम जाने चाहिए कि भाई अगर डाइल्यूट डालने पे कुछ नहीं हुआ, कंसंट्रेट डालने पे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें सल्फेट, इस मिश्रण में सल्फेट या फॉस्फेट हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर उन दोनों में से कोई टेस्ट नहीं आया तो इसका मतलब सल्फेट या फॉस्फेट में से कोई एक हो सकता है। बोरेट भी होता है मैंने बताया, लेकिन बोरेट यहाँ 11th 12th लेवल पे नहीं बताया जाता बच्चों। तो सल्फेट, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा फॉस्फेट। दोनों के दोनों हमारे सामान्य समूह तृतीय वर्ग के अम्लीय मूलक हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट होता है PO4 ट्रिपल माइनस। ठीक है, तो ये 2 होंगे। अगर आपको सल्फेट के लिए जाना है तो सल्फेट का परीक्षण हमें किस प्रकार से करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है। हालांकि मैंने टेस्ट आपको लेबोरेटरी में करके दिखाया सल्फेट वाला, तो आप जा करके वीडियो को देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें सल्फेट का परीक्षण बहुत अच्छे से समझाया गया प्रयोगशाला के अंदर से, फिर भी देख लीजिए। तो हमने क्या देखा भाई कि भाई प्रथम वर्ग में है, द्वितीय वर्ग में है, तृतीय वर्ग के लिए फिर दिमाग दौड़ाओ कि भाई सल्फेट या फॉस्फेट तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, मिश्रण ले लो, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का जलीय विलयन, सिंपल सिंपल सी बात है, ये बना लो। और प्लस इसमें बच्चों बेरियम क्लोराइड ट्रांसफर कर लो भाई। क्या ट्रांसफर करें, बेरियम क्लोराइड। मिश्रण के जलीय विलयन को लो, उसमें बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड ये इसमें हम ट्रांसफर कर लें। ठीक, डाइल्यूट HCl या H2SO4 के उपस्थिति में थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट HCl डाल लो, या H2SO4 भी ले सकते हो, ये भी चीज़ इसमें हल्की सी बेरियम क्लोराइड के अंदर कर लो। या ये जो जलीय विलयन बना रहे हैं इसको आप डाइल्यूट H2SO4 में ही मिश्रण बना लो, जलीय विलयन की जगह डाइल्यूट H2SO4 डाल के मिश्रण बना लो, वो भी ठीक है। फिर बेरियम क्लोराइड डाल लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये डालने के बाद अगर बच्चों उस मिश्रण में श्वेत या सफेद, श्वेत या सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए, क्या कहा, मिश्रण लिया, उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल लिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल लिया, फिर BaCl2 का सॉल्यूशन आपने मिलाया और उस प्रणाली के अंदर श्वेत या सफेद अवक्षेप आ जाए, है ना, आता है, श्वेत या सफेद अवक्षेप आता है, तो फिर बच्चों वहां सल्फेट संभव है। कौन संभव है बताओ, सल्फेट संभव है। ये समझो बात को। ठीक है, क्या बताया है, मिश्रण
में थोड़ा सा जलीय विलयन बना लो, जैसे मैंने बताया आपको, या डाइल्यूट H2SO4 उसके साथ विलयन बना लो। उसके बाद इसमें हमें डालना है बेरियम क्लोराइड का विलयन, और बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने के बाद यदि परख नली में सफेद या श्वेत रंग का अवक्षेप आ जाए, सफेद हो जाती है पूरी टेस्ट ट्यूब आपके अंदर से, पूरा सॉल्यूशन सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो वहां सल्फेट संभव है। बहुत आसान सा है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी, फॉस्फोरस की, फॉस्फेट की। तो फॉस्फेट में हमने क्या करना है, मिश्रण में प्लस हमें डालना है सांद्र HNO3, ये डाल करके इसका एक मिश्रण बना लो, सॉल्यूशन बना लो। मिश्रण में सांद्र HNO3 डाल लो। इसके बाद अमोनियम मोलिब्डेनेट, ये है अमोनियम मोलिब्डेनेट, ठीक है। ये डाल करके क्या कर दो, गर्म कर दो। ये डाल करके क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। और अगर ये तीनों को मिला करके गर्म करके आया पीला अवक्षेप, तो आप समझो कि वहां फास्फेट हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा संभावना तो रहती है, देखो तृतीय वर्ग में सल्फेट की ज्यादा संभावना इसकी भी, लेकिन कम संभावना लगती है मुझे, ज्यादा संभावना इसकी। पहली बात तो अम्लीय मूलक 11th-12th लेवल पे आपको या तो मोस्टली 90% प्रथम वर्ग का, उसके बाद जो बची कुछ संभावना है वो द्वितीय वर्ग का, और भाई अगर बिल्कुल ही दिया गया तो तृतीय वर्ग में से सल्फेट। ये संभावना हमारे अम्लीय मूलकों की बनती है, ठीक है। बोरेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे हम अपने अम्लीय मूलकों को हम कैटेगराइज करते हैं, इनको हम देखते हैं। तो कितने प्रकार के अम्लीय मूलक बताए, एक बार दोहरा लें सब बच्चे। कितने प्रकार के होते हैं, 3 वर्गों में डिवाइड किए थे बच्चों। पहला बताया था दुर्बल समूह या प्रथम वर्ग के अम्लीय मूलक। इसमें हमें परीक्षण करने के लिए डालना है मिश्रण में डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4, आया होगा दिमाग में। दूसरा, अगर वहां कोई क्रिया नहीं होती है तो फिर हमें मिश्रण लेना है, डालना है सांद्र H2SO4, देखना है जो 4 पॉइंट लिखवाए उनमें से क्या आया। मिश्रण डालने के बाद अगर क्रिया नहीं होती तो गर्म करके जरूर देख लेना भाई, ठीक है, तब आएगी। तब भी नहीं कुछ आया, हालांकि मैं आपको बिल्कुल आश्वासन ये के साथ कहता हूं कि इन दोनों में से कोई ना कोई हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया तो फिर आपके माइंड में जाना चाहिए तृतीय वर्ग, और तृतीय वर्ग में एकदम माइंड में रखो सल्फेट, और मिश्रण डाइल्यूट H2SO4 या HCl, BaCl2, सफेद अवक्षेप, सल्फेट हो गया, ठीक है। टेस्ट देखना है तो वीडियो में देख लो, वहां पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो हमारे रेडिकल्स होते हैं, जो हमारा पोर्शन है गुणात्मक विश्लेषण, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल्स बोर्ड में कराए जाते हैं बच्चों। तो अननोन मिक्सचर होगा, आपको पता नहीं होगा, और आपको उस अननोन मिक्सचर को वहां पे खोजना है कि भाई क्या इसके अंदर एसिड रेडिकल होगा। उसी मिक्सचर के अंदर ही एक रेडिकल एसिड होगा जो मैंने आपको बताया, उसी मिक्सचर के अंदर ही दूसरा रेडिकल बेसिक भी होगा। तो बेसिक रेडिकल यानी कि क्षारीय मूलकों के लिए परीक्षण अलग होते हैं। ये केवल बताए गए हैं किसके, अम्लीय मूलकों के परीक्षण। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल काम की होगी, जैसा कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स अभी आपके बिल्कुल सिर पे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, शुरू से देखें और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के देखें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्रैक्टिकल में मिलने वाला है।
तो बच्चों वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। सहयोग ज़रूर करें, सहयोग का मतलब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, यही तो सहयोग है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती हैं तो आगे दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।